जाने लगे थे तो उसामा वहीं से पढ़ता था और फिर जाते थे। मुझे नहीं पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए या तो मैं रुक जाता था या सभी को मेरा नमस्कार। मैं शॉप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
हमारे लिए बड़ा अपार का विषय है कि आज हमारे साथ भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से अनेक प्रतिभागी, जिसमें कि प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो विजुअल आर्ट को समझना सीखना चाहते हैं। वो सभी लोग आज हमारे साथ उपस्थित हैं। इस विजुअल आर्ट को शुरू करने से पहले, इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सभी लोग अपना अपना ऑडियो म्यूट रखें, अपने आप को म्यूट कर लें, वीडियो ऑन रखें अपना, और अगर किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो अपना हैंड रेज कर दें, जिससे हम सभी को इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में बहुत आसानी होगी। सनी जी, एक बार आप उड़ान का वीडियो चला दीजिए। मंजरी जी, क्या पहले नाम के बारे में भी बता दें? सबको अपना नाम रखना है, कुछ लोगों के फोन के नाम आ रहे हैं, वो भी एक बार थोड़ा बता दीजिए। ये आप बता दीजिए। हम देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना नाम लिखा हुआ है स्क्रीन पे जो आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ संख्या ऐसी है जिन्होंने, जो मोबाइल का नंबर होगा या कुछ कोड आ रहा है, आप वहां पे जाके अपने मोर ऑप्शंस में रीनेम कर सकते हैं और आपका जो नाम है वो डाल दीजिए। दूसरा, मंजरी जी, क्या कोड के बारे में भी जानकारी अभी देंगे या बाद में बताएंगे? के बारे में जो कोडिंग दी जाएगी उसके बारे में। कोडिंग सर अगर हम लास्ट पे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक सारे पार्टिसिपेंट जो अभी नहीं जुड़ेंगे वो जुड़ जाएंगे। ठीक है। सनी जी, एक बार उड़ान का वीडियो ऑन कर दीजिए। जी, मैं ऑन कर रहा हूँ। जी। आवाज आ रही है? तेरी
जो लोग हमसे आज नए जुड़ गए हैं वे शायद उड़ान के विषय में नहीं जानते, लेकिन जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो उड़ान के विषय में भली भांति जानते हैं कि उड़ान क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। उड़ान के संक्षिप्त परिचय के लिए मैं उड़ान की सह संयोजिका डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा जी से आग्रह करूंगी कि वे उड़ान के विषय में बताएं और उड़ान के सदस्यों का परिचय दें। प्रेरणा जी। आप सभी को नमस्कार। उड़ान का जो अभी टाइटल सॉन्ग देखा उससे अंदाजा हो जाता है कि उड़ान क्या काम करता है। ऊर्जा से भरा हुआ एक प्लेटफॉर्म है युवाओं का। जो आपने इसमें कलाकार देखे वो सभी उड़ान से जुड़े हुए हैं। उड़ान एक संस्था नहीं है बल्कि एक अभियान है, एक सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का अभियान है। ये अभियान 2016 में शुरू हुआ जब टीम के सदस्य कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि कैंपस के क्षेत्रों में हमें जाकर कला के क्षेत्र में काम करना चाहिए, राष्ट्र को समर्पित कला हो ऐसा कुछ काम करना चाहिए। और शुरुआत हुई नुक्कड़ नाटकों से। हमने थिएटर से नुक्कड़ नाटकों से शुरुआत की और उसके बाद उसमें बाकी वर्टिकल्स जोड़े। हमारा पहला कार्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हुआ, जहां पर पहली बार 50 से ज्यादा नुक्कड़ नाटकों की टीमें आई और 3 दिन तक लगातार कलाकारों ने अपनी कला का परिचय दिया। और सुबह से शाम तक, सितंबर का महीना था, धूप थी और वहां पर नाटक लगातार चलते रहे। और उनके जो जजेस रहे, जो जूरी मेंबर्स रहे, वो देश के थिएटर के टॉप के कलाकार थे। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो चाणक्य के निर्माता है वो स्वयं थे उसमें। सुदीप्तो सेन जी थे, प्रमुख एक लेखिका अद्वैता काला वो थी। उसमें अनुपम खेर आए, इसकी वैलिडिक्टरी जो प्रोग्राम था। पल्लवी जोशी थी, विवेक थे और बहुत से लोग थे, बहुत से कलाकार थे। अन्नू मलिक थे जो संगीतकार हैं। तो शुरुआत ही उड़ान की एक उस मंच से हुई, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से हुई, जहां पहली बार में 1000 से ज्यादा कलाकारों को मौका मिला। एक अद्वितीय कार्यक्रम रहा, अप्रतिम, असाधारण, पहले किसी ने नहीं देखा था उस स्तर का कार्यक्रम। वहां से शुरुआत करते हुए हमने अगला कार्यक्रम जेएनयू में किया। वहां पर हमने विजुअल आर्ट, जिसकी अब वर्कशॉप भी आज से शुरुआत हो रही है, उसको भी हमने स्थान दिया, फिल्मों को भी स्थान दिया, क्रिएटिव राइटिंग को जोड़ा। आगे चलकर हम फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में गए, वहां पर और वर्टिकल्स को हमने जोड़ा, उसमें म्यूजिक और डांस आए। और 2 बार हमने जाकर जो अपना उड़ान उत्सव कार्यक्रम किया वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में किया, जो कि कला जगत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां पर हर कलाकार के जाने की एक मन में एक सपना रहता है। तो हमने वहां पर जाकर भी कार्यक्रम किया और हमारे कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या हजारों में रहती है। कभी 3000, कभी 2500, 3500, इस तरह से हमारे कार्यक्रम होते हैं। ये तो रहा कि हम एक एनुअल कार्यक्रम करते हैं। उसके अलावा आज तक हम 100 से ज्यादा कार्यशालाएं कर चुके हैं, क्योंकि साल भर हम उन कलाकारों को जिनकी हम पहचान करते हैं, कला के मंच पर जो प्रतियोगिता होती है उसके माध्यम से उन पहचाने हुए कलाकारों को हम परिमार्जित करते हैं, उनको, उनकी कला को और निखारते हैं। और इसमें योगदान रहता है हमारी पूरी टीम का। मैंने अभी थोड़ा सा सेलिब्रिटी एंगल बताया था कि हमारे साथ अनुपम खेर, मनोज जोशी और कितने कलाकार जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक रेगुलर मेंटोर्स हैं हमारे हर वर्टिकल के। विजुअल आर्ट की बात करें तो हमारे साथ विजय वहल जी हैं, जो स्वयं एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं और कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी संस्था है जो कला के क्षेत्र में काम करती है, और लगभग 4 दशकों से ज्यादा आप कला की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे और मेंटोर्स भी हैं जो बाकी
हमारे वर्टिकल्स में दिशा निर्देश देते रहते हैं। उड़ान बाकी टीम की बात करूं तो आज भारत भूषण जी आज के कार्यक्रम में अपना वक्तव्य भी रखने वाले हैं। उनका दिशा निर्देश न केवल एक उड़ान प्रकल्प को, बाकी इस तरह के मैं कहूं तो दसियों ऐसे और प्रकल्प हैं सेवा के, समाज सेवा के, राष्ट्र सेवा के, जिनका वो दिशा निर्देशित जिन्हें कर रहे हैं और जिन्हें सहयोग कर रहे हैं। तो उनका हमें शुरू से ही बहुत बड़ा सहयोग मिला, एक दिशा मिली उड़ान को स्थापित करने में। अनुपम भटनागर जी जो इसके अध्यक्ष हैं उड़ान के, उन्होंने अपना पूरा इसमें समय और जो उनका एक पूरा जीवन का इस तरह का अनुभव है, उसके साथ इसको स्थापित करने में और आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा। इसके जो कन्वीनर हैं सुमित मालूजा जी, वो भी उपस्थित हैं। उनके बारे में कहूं तो वो उनके अंदर एक पैशन है इस तरह के काम करने का। वो इस संस्था के अलावा बाकी और संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और इसी पैशन के साथ दिन रात काम करते हैं। बाकी हमारी पूरी टीम, जिसमें से ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और बाकी के जो आसपास के विश्वविद्यालय हैं, उनसे जुड़े हुए प्रोफेसर लोग हैं, कलाकार लोग हैं और अपना दिन रात का समय देते हैं यहाँ पर। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि ये संस्था हमने ज्यादातर अपने कार्यक्रमों में कभी लिया भी है तो नाम मात्र का शुल्क लिया है बच्चों से। हम ये कार्यशालाएं बिल्कुल निशुल्क करते हैं और हमारे यहाँ जो कलाकार भी हैं इतना अपना समय लगाते हैं, उन्होंने हमारे से कभी इस तरह से पेमेंट और वो सब चार्ज भी नहीं किया है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम कलाकारों को सिर्फ कला के बारे में नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के बारे में भी सिखाते हैं कि हम लोग जिस तरह से अपना समय दे रहे हैं तो एक लाइव एग्जाम्पल्स की तरह से उनको सीखने को मिलता है। उड़ान अनफोल्डिंग ड्रामा एंड एक्ट्स जो अवेकन द नेशन। तो हम कला की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं और इसमें राष्ट्र की बात करते हैं जो अवेकन द नेशन, देश को जगाने का काम करते हैं। इसी भाव के साथ उड़ान लगभग 4 वर्ष की यात्रा समाप्त कर चुका है और इन 4 वर्षों में हमारे साथ कई उभरते हुए कलाकार इस यात्रा के सहभागी बने। अब कई अपने अपने क्षेत्र में स्थापित भी हो चुके हैं। फिल्म के क्षेत्र में हमारे कलाकारों को, उड़ान से जुड़े हुए कलाकारों को पुरस्कार तक मिले हैं राष्ट्रीय स्तर के। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी फिल्में दिखाई गई हैं और विजुअल आर्ट में हमने विजुअल आर्ट के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई राजघाट पर और उसमें देश के नामी कलाकारों के साथ उड़ान से जुड़े हुए कलाकारों की जो पेंटिंग्स थी वो लगाई गई और वो प्रदर्शनी बहुत से बड़े बड़े लोगों ने आकर देखी और उसको सराहा। उसकी फिर एक बुकलेट भी हमने जो सोवेनियर भी बनाया था। इसके अलावा विजुअल आर्ट में यूं कहें तो कितने ही प्रोफेसर्स, कितने ही आर्टिस्ट इस मंच पर आकर अपनी कला, अपना ज्ञान हमारे उड़ान के उभरते हुए कलाकारों के साथ साझा करते रहे हैं और आगे आने वाले 14 दिनों के अंदर भी इस तरह के आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस भाव के साथ उड़ान आगे बढ़ रहा है, उड़ान के टीम के सदस्य, परिवार के सदस्य जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ सभी प्रतिभागियों को मिल पाए, इसके लिए प्रतिभागियों की तरफ से भी अगर उसी तरह की एक सिंसियरिटी और उस तरह की कमिटमेंट रहेगी 14 दिनों में, अगले जो 14 क्लासेस होंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है
उड़ान का यही प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे। उड़ान के बाकी सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके भी जरा नाम लेना चाहूंगी। मैंने अनुपम भटनागर जी और सुमित मालूजा जी, उनकी तो बात की ही है। इसके अलावा जो हमारा विजुअल आर्ट वर्टिकल है, उसकी हेड हैं डॉक्टर मंजरी गुप्ता, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक पूरा कोऑर्डिनेट इसको कर रही थी। उससे पहले दीपक जी, जिन्होंने उड़ान का थीम सॉन्ग चलाया, वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। मंजरी जी का मैंने बताया कि वो प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगत सिंह कॉलेज में इवनिंग में पढ़ाती हैं। और दीपक जी हैं। इसके अलावा रितु माथुर जी, तृप्ति त्यागी जी, डिम्पल गुप्ता जी, अजीत कुमार और ज्योति कुलश्रेष्ठ जी, सुमा लता जी और सारे, अगर मैं नाम नहीं भी ले पाई हूँ, गुंजन जी, तो आप सभी उड़ान की ताकत हैं। आपकी वजह से, आप सबकी वजह से उड़ान आगे बढ़ रहा है और इसी तरह से हम लोग नए नए कलाकारों को नई दिशा और उनके परिमार्जन का काम आप सबके सहयोग से करते रहेंगे। मैं इन 14 दिनों के 14 जो वर्कशॉप होंगी, उस सब के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। उड़ान परिवार की ओर से आप सबका स्वागत है। धन्यवाद मंजरी जी। धन्यवाद प्रेरणा जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही कला है, और इस कला को अभिव्यक्ति देने का कार्य लगातार उड़ान पिछले 4 वर्षों से करता आ रहा है। आज हम सभी के मध्य सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ पद्मश्री कला गुरु प्रोफेसर श्याम शर्मा जी हैं, जिनके कला विषयक दृष्टिकोण को हम सभी को जानने का मौका मिलेगा। तो मैं अपने मेंटोर आदरणीय श्री बहल जी से आग्रह करूंगी कि वे श्री श्याम जी का परिचय करवाएं। बहल सर। बहल सर, असर आप जी अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार। आज ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, और शुरुआत के पहले ही दिन हमारा साथ देने के लिए लंबे समय से साथ चले आ रहे श्री श्याम शर्मा जी, पद्मश्री जिनको मिला है अभी 2020 में, वो हमारे साथ होंगे। हम लोग जब कभी बात करते हैं आर्ट की, तो हमारे दिमाग में एक ये विचार कौनता है कि आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, लेकिन आज से मैं समझता हूं जब श्याम शर्मा जी अपना वक्तव्य देंगे तो आपको लगने लगेगा कि पहले जैसे कभी शहरों से गांवों की बात करी जाती थी, आज वास्तव में कला को समाज तक ले जाने वाली बात शुरू होने वाली है। क्यों? उनका विषय ही ऐसा है जो छापा कला है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। मतलब कि ये बड़ा ही इजी है और घरों में हुआ करता था, जो विलुप्त हो गया, लेकिन उसको पुनर्स्थापित किया है। और उस तरह के कार्य करने में श्याम शर्मा जी ने पद्मश्री हासिल करी है। श्याम शर्मा जी पटना कॉलेज से के प्रिंसिपल रहे हैं, मूर्धन्य कलाकार हैं, बहुत सी उनकी एग्जीबिशंस हुई हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं और पुरस्कार भी मिले हैं। उनके बात को जब हम सुनते हैं तो लगता है जैसे घर का कोई आदमी सामने बैठे बच्चे को समझा रहा है। वास्तव में श्याम शर्मा जी अपनी बात को अच्छी तरह से रखेंगे और हम सब उनसे लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूं कि जो हमारे इस समय लिसनर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके हाथ में कागज, कलम और दवात ये सब होगी, जिससे वो उनके विचारों को जो समझ पाए वो सुनेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। मैं श्याम शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में आए और हमको लाभान्वित करें अपनी विशेषताओं से, अपने एक्सपीरियंसेस से। श्याम शर्मा जी। मंजरी जी, भारत जी का परिचय करें। जी, मंजरी जी अपना ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए। हेलो,
श्याम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? श्याम जी सर, 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। जी। भारत जी बोलना चाहते हैं पहले। भारत जी का कार्यक्रम है, थोड़ा सा कार्यक्रम है। 1 मिनट। हमारे मध्य आदरणीय श्री भारत भूषण जो उपस्थित हैं, और ये हमारे लिए बड़े भारत जी ने उद्घाटन करना था। भारत जी ने उद्घाटन करना। भारत जी आरएसएस दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। युवाओं को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं और युवाओं को हमेशा से सही रास्ता दिखाते हैं, और यही कारण है कि हमारे लिए उड़ान कार्यक्रम भी उन्हीं की सोच से पल्लित और फलित हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस कोरोना महाबीमारी में सारा विश्व ही विश्व है, और दिल्ली क्षेत्र में आरएसएस ने बड़ी ही मजबूती से लॉकडाउन के शुरू होते ही दूसरे दिन से कम्युनिटी किचन और फूड पैकेट्स, जिनकी संख्या 8 लाख से ज्यादा है, वितरित किया है, जिससे कि दिल्ली में कोई भूखा ना रहे और किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते भारत जी ने इन सारे कार्यक्रमों को, इन सारे कार्यों को लीड किया है। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ, श्री श्याम जी, आप प्लीज अपना वक्तव्य शुरू कीजिए। मंजरी जी, भारत भूषण जी ने उद्घाटन सत्र देना है पहले, उसके बाद श्याम जी का सत्र होगा। कोई बात नहीं। मेरा निवेदन है कि हम सब लोग बहुत इच्छुक हैं श्याम जी को सुनने के, और उन जैसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय श्याम जी से कि आप हमारे मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्याम जी, पहले आप बोलेंगे, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए श्याम जी। श्याम जी अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अब ठीक। हेलो, नमस्कार। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम एक ऐसी संस्था जिसका नाम उड़ान है और दिल्ली विश्वविद्यालय, बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय देश का, उसमें सांस्कृतिक गतिविधियां चलाने के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने सुना इनकी गतिविधियों को, तो मुझे लगता है कि उड़ान पंखों से नहीं होती, हिम्मत से होती है, साहस से होती है और अंतर प्रेरणा से होती है। मित्रों, उड़ान के सभी सदस्यों के लिए शुभकामनाएं, बधाई, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हम सब के लिए आयोजित किया। आज पूरा भारत कोरोना संकट से गुजर रहा है। हम अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में ये जो डिजिटल इंडिया का सपना है, वो उड़ान पूरा कर रही है। इससे और सुखद क्या होगा। ये कार्यक्रम जो आज से प्रारंभ होगा, 14 दिन तक नियमित चलेगा। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक, सुखद होगा। आज के चिंतन का विषय है चाक्षुष कला में छापा कला। मित्रों, मैं चाक्षुष कला का विद्यार्थी हूं। लंबी कला साधना के बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। हम एक जैसा बोल सकते हैं। मैं कहूंगा राम, आप भी कह देंगे राम। मैं कहूंगा रोटी, आप भी कह देंगे रोटी। पर ये रोटी की आकृति हम सबके लिए अलग अलग है। अगर सफेद कैनवस पर मैं एक गोला बना दूं और एक बच्चे से पूछूं कि ये क्या है, तो वो अनायास ही कह देगा ये गोला है।
ये तो गेंद की तरह लग रहा है। अगर एक भूखे आदमी से पूछूं तो वो कहेगा कि ये तो रोटी है। अगर युगल प्रेमी से पूछूं तो वो कहेगा ये तो फुल मून है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछूं तो वो कहेगा पूर्ण ब्रह्म है। एक ही आकृति अलग अलग लोगों की चाक्षुष अनुभव और मनोदशा के कारण अलग अलग आनंद देती है। ये देखने की कला है। अब प्रश्न उठता है, हम चित्र बनाते क्यों हैं? क्या घर सजाने के लिए बनाते हैं, या हम अपनी बात कहने के लिए बनाते हैं? मित्रों, विजुअल आर्ट या जितनी भी ललित कलाएं, उनका मुख्य उद्देश्य है समाज को आदर्श समाज बनाना, समाज में एक ऐसे सौंदर्य बोध का विकास करना कि जिससे हमारी देखने की शक्ति बदले। इतिहास साक्षी है, जिस देश के लोग जितने नए अंदाज में देख सकते हैं विज्ञान की प्रगति, उन देशों में अधिक होती है। देखना हमको वो प्रक्रिया देता है जिससे हम नया सृजन कर सकें, विज्ञान से जुड़कर, समाज से जुड़कर एक नए आयाम को दे सकें। अगर हम भारतीय कला की बात करें तो मित्रों, भारतीय कला में पूरी स्वतंत्रता रही है मौलिक रूप से अपने आप को अव्यक्त करने की। हमारे संघ के प्रचारक परम आदरणीय टेंगड़ी जी की पुस्तक में लिखा है कि कला समय सापेक्ष होती है। कला कभी भी अपने आप को दोहराती नहीं है, वो नया नया सृजित करती है और समाज को एक आदर्श समाज बनाती है। जिन प्रदेशों में, जिन देशों में ललित कलाओं का पूर्ण विकास नहीं हुआ, आप देख सकते हैं उस देश के लोग आज आतंकी हो गए, अत्याचारी हो गए, बर्बर हो गए। कला हमको एक अनुशासन सिखाती है, एक आत्मा को ऊर्जा पैदा करती है और एक संस्कारित करके हमको आदर्श समाज बनाने में सहायता करती है। अगर हम भारतीय कला पर 2 मिनट विचार करें तो हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है और भारतीय कला कभी यथार्थ को लेके आगे नहीं बढ़ी, हमेशा आदर्श को लेके आगे बढ़ी। भारतीय कला रेखा प्रधान है। हमारे यहाँ फोटोग्राफी के सिद्धांत पर प्रकाश छाया को कभी हमने तरजीह नहीं दी। ये यूरोप की कला शैली थी जिसको अंग्रेजों ने हम पर थोप दिया और हम भ्रमित होकर उन्हीं की तरह काम करने लगे। भारतीय कला रेखा प्रधान है, उसकी रेखाओं में 3 डायमेंशन है। चाहे अजंता के चित्र हों, चाहे साउथ की प्रतिमाएं हों, उस पर प्रकाश से जो रेखाएं बनती हैं वही भारतीय कला का मूल है। और भारतीय कला में, भारतीय आध्यात्म में जितना आदर साकार का है उतना ही आदर निराकार का है। क्या करना है? निराकार दिख रहा। निराकार को साकार करने के लिए कलाकारों ने हो जाएगा बीच में एक प्रतीक चुना, बिंदु। मित्रों, जब बिंदु पास पास रखे जाते हैं तो रेखा का निर्माण होता है। यही रेखा आकृतियां बनाती हैं और कला निराकार को साकार और साकार को निराकार अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। आप सभी जानते हैं, मैं छाया कला का विद्यार्थी हूँ। अनवरत काम करने के बाद
शायद ये बड़ा श्रम साध्य और महंगा माध्यम है, परंतु अगर हम मुड़कर देखें तो छापा कला भारत की देन है जो आज पूरे विश्व में दिखाई देती है। ईसा पूर्व हमारे यहाँ छापा कला का प्रारंभ हो गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम लंदन में 2 छपे हुए कपड़े रखे हैं, एक बिहार के राजगिरी का है और दूसरा दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा का है। ये छपाई कला हमारे जीवन का अंग थी। अगर हम देखें तो नवरात्रि के समय हमारे घर की महिलाएं हाथ में कुमकुम या हल्दी लगाकर दीवार पर छाप देती हैं और कहते हैं ये देवी जी का प्राकट्य हो गया। नई बहू जब घर में आती है तो पैर में अलता लगाकर 4 कदम चलवाते हैं। ये छापा कला का व्यवहारिक रूप है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ रूप। मित्रों, जब घर में नया बालक पैदा होता है तो उसके हाथ में अलता लगाकर कागज पे छाप लेते हैं और कहते हैं ये पहले दिन का हाथ का छापा है। इसीलिए इसको छापा कला हिंदी में कहा गया है, अंग्रेजी में प्रिंट मेकिंग। इससे पहले इसको ग्राफिक आर्ट कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के ग्राफिको या ग्राफिकस से चला। इसका अर्थ है आकृतियों का दोहराव। एक जैसे छापे की अनेक आकृतियां सृजित करना। आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो एक कॉइन कॉपी में रख लेते थे और पेंसिल से घिसते थे ऊपर और नीचे वो कॉइन की आकृति छप जाती थी और देखकर हम प्रसन्न हो जाते थे। ये छापा कला का बहुत ही प्रीलिमिनरी रूप है। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो ट्राइबल्स में आज भी कबीले का जो सबसे बड़ा सरदार होता है और उसका अंतिम समय होता है तो पूरा कबीला गाता बजाता एक पहाड़ के निकट जाता है और जंगली फल को मुंह में चबाकर उस वृद्ध के हाथ को शिला पे रखकर उस फल से बने हुए सफेद रंग को जो मुंह में तैयार है उसको फूंक देते हैं और उस वृद्ध का हाथ की छाप उस शिला पर बन जाती है और हम उसको जाने के बाद में नियमित उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। इस प्रकार छापा कला जीवन से जुड़ी हुई कला है। छपाई कला प्रारंभ होने के बाद इसके नए रूप सामने आए। जब छपाई तकनीक सामने आई तो निश्चित रूप से छापा कला के रूप बदले। पहले लकड़ी के ब्लॉक से अक्षर काटे जाते थे, उनसे छपाई होती थी। चित्रों के लिए लकड़ी के ब्लॉक इस्तेमाल होते थे। कालांतर में हमारे समर्पित कलाकारों ने बिना मशीन के इंडिजीनियस प्रोसेस से अपने ब्लॉक तैयार किए। पहले ब्लॉक शिल्पी बनाते थे पर कालांतर में कलाकार ब्लॉक बनाने लगे और वो छपने लगे। इस कलाकार के हाथ की जो रेखाएं वो लकड़ी के ब्लॉक पर उकेरी जाती थी और उन पर इंक लगाकर छाप ली जाती थी। चित्रकला और छापा कला में मूल अंतर यही है। अगर मैं कहूं चित्रकला एक फुल ऑर्केस्ट्रा है और छापा कला चैम्बर म्यूजिक है जिसको हम अकेले में गुनगुना सकते हैं, अकेले में आनंद ले सकते हैं और अपनी बात बहुत ही सहजता से कह सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, शांति निकेतन के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने एक गांधी का छापा चित्र बनाया है
मात्र 8 इंच बाई 12 इंच का है, लिनो कट है। लिनो की सरफेस को टूल से उकेर कर उन्होंने गांधी का लिनो कट, जिसका नाम बापू दिया है, आज वो चित्र जगत प्रसिद्ध है। एक आदर्श कलाकृति है। एक ही रंग में हम अनेक रंगों का आनंद में जो ताकत है कि ये सिल्वरी ग्रे से लेकर क्रॉस ऑफ ब्लैक, काले जेट ब्लैक तक का आनंद ले सकती है। एक ही आकृतियों को तरह तरह से बना सकती है। ड्यूरर, मुंच, पिकासो और विश्व के महान कलाकारों ने छापा कला माध्यम से अनेक अद्वितीय रचनाएं की हैं और कालांतर में छापा कला स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। हिटर, जिनका अटेलियर 17 पेरिस में है, इन्होंने छापा कला में रिसर्च के लिए एक स्टूडियो बनाया जिसमें छापा कला की अनेक नई नई तकनीक सामने आई। एचिंग, इंटेग्लियो के अंतर्गत मेजोटिंट, एचिंग, ड्राई पॉइंट और भी बहुत सारे माध्यम सामने आए। रिलीफ सरफेस प्रिंट, लिनो कट, वुड कट, जो उभरी हुई सरफेस से छापे जाते हैं वो रिलीफ सरफेस प्रिंट। प्लेनोग्राफी, जिसकी ब्लॉक की सतह एकदम प्लेन हो, जैसे लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन आदि आदि। समय के साथ छापा कला में अनेक माध्यम और जुड़े और आज 21वीं शताब्दी में डिजिटल प्रिंट हमारे सामने है। परंतु अगर हम मुड़कर देखें तो इसका प्रारंभ बहुत ही सहज तरीके से हुआ और आज भारत में अनेक ऐसे छापाकार हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के, जिन्होंने अपने छापा चित्रों से अनेक चित्र सृजित किए हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बड़े आदर सम्मान के साथ इनको पुरस्कृत और प्रशंसित किया जा सकता है। आज भारतीय छापा कलाकार अपने सीमित साधनों में नियमित कला सृजन करके पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बना चुके हैं। मित्रों, मैं भी छापा कला से जुड़ा रहा। पटना कला और शिल्प महाविद्यालय में छापा कला का शिक्षक था। लंबे समय तक शिक्षक रहा, अंत में प्राचार्य बनकर सेवानिवृत्त भी हो गया। मेरे जो छात्र थे वो छापा कला में बहुत ही रुचि लेते थे, बहुत अच्छा काम करते थे, उनके चित्र प्रदर्शित होते थे। जब वो 6 महीना बाद, साल भर बाद कॉलेज आते थे और मिलते थे और मैं उनसे पूछता था, भाई छापा कला, प्रिंट मेकिंग का क्या डेवलपमेंट है? तो वो बड़े निराश होकर कहते थे, सर स्टूडियो तो मिलता नहीं है, हमारी पोस्टिंग जहां हुई है वहां छापा कला की सारी सुविधा नहीं है, कॉलेज में तो हमको मिल जाती थी, इसलिए हमने छापा कला बंद कर दी, प्रिंट मेकिंग बंद कर दी और हमने पेंटिंग शुरू कर दी, स्कल्पचर शुरू कर दिया, ड्राइंग शुरू कर दी, फोटोग्राफी शुरू कर दी। मुझे बड़ा कष्ट होता कि भारत जैसे साधारण आर्थिक रूप से कलाकार बहुत संपन्न नहीं है, वो अपना स्टूडियो नहीं बना सकते। अभी अमेरिका प्रवास के दौरान मैंने देखा पूरे कैलिफोर्निया में 1000 से ज्यादा स्टूडियो हैं जहां कलाकार नियमित जाकर कला सृजन करते हैं, पर भारत में ये संभव नहीं है। हमारे देश में कुछ ही ऐसे स्टूडियो हैं
या ललित कला एकेडमी के जो रीजनल आर्ट सेंटर्स हैं वहां स्टूडियो हैं। कुछ छापा कला के स्टूडियो हमारे जो कल्चरल सेंटर्स हैं उन्होंने शुरू किए हैं। कला महाविद्यालयों में व्यक्तिगत स्तर पर कलाकारों के संख्या के अनुसार बहुत कम व्यक्तिगत स्टूडियो। तो ये बात मुझे बहुत कष्ट दी कि एक दिन ये स्टूडियो मुझसे भी छिन जाएगा जो मैंने स्थापित किया है कला महाविद्यालय पटना में। तो क्या मैं प्रिंट मेकिंग बंद कर दूंगा? तब मैंने भारतीय छापा कला में जो इंडिजीनियस प्रोसेस था उसकी तरफ मैं मुड़ा। बिना मशीन के मैंने कपड़े पर प्रिंट निकाले, कॉटन पर प्रिंट निकाले, सिल्क पर प्रिंट निकाले, कागज पर प्रिंट निकाले, कागज भी राइस पेपर पे निकाले, 1 कलर 2 कलर 3 कलर में निकाले। और दूसरा एक प्रश्न, क्योंकि आप विजुअल आर्ट से जुड़ने जा रहे हैं, आप अपनी समझदारी डेवलप कर रहे हैं कि जिस दिन इस दुनिया में इंटेग्रियो प्रोसेस डेवलप किया होगा, विजुअल आर्ट में कितना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ होगा कि एक नया माध्यम अब व्यक्ति के लिए सामने आया। जिस दिन लिथोग्राफी सामने हुई, ये हम सब के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल था कि हमको नया माध्यम मिला, पर हम कलाकार इन्हीं माध्यमों में लिथोग्राफी, एचिंग, एक्वाटिंट, सिल्क स्क्रीन, डिजिटल प्रिंट, इन्हीं 4-5 माध्यमों में सिमट कर रह गए। कला में, छापा कला में नए माध्यम कौन लाएगा? ये भी कलाकार का ही कर्तव्य। छापा कला बहुत ही श्रमसाध्य और महंगी तकनीक है। अगर 10 बाई 12 का एक एचिंग प्लेट, हम जिंक प्लेट खरीदते हैं तो 800-1000 रुपए से कम में नहीं आता। मैंने कुछ नए प्रयोग किए, बहुत हिम्मत के साथ किए। मैंने मिट्टी के ब्लॉक बनाए। मिट्टी, हमारी मिट्टी, भारत की मिट्टी, इससे मैंने बड़े बड़े आकार के ब्लॉक बनाए। सपाट बनाने के बाद में प्रकृति ने उस पर क्रैक्स बना दिए। मैंने अपनी सूझबूझ के कारण कुछ क्रैक्स को बंद कर दिया, कुछ को और डेवलप करा दिया। काम करते करते एक अनुभव हो गया कि कितनी मोटाई में कितने क्रैक्स बनेंगे। उस स्लैब को मैंने समतल करके ब्लॉक की तरह तैयार कर लिया और एक कोटिंग लगाकर उस पर जैसे ही इंक लगाई, वो जो प्रकृति के बनाए हुए क्रैक्स थे उनके साथ जब मैंने अपनी आकृतियां जोड़ी तो मुझे एक नया आनंद मिला, नया रस मिला। और अनवरत मैं इस माध्यम को आगे बढ़ाने में लगा हूं। आज बड़ा अचीवमेंट होगा, आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे छापा चित्र सराहे जा रहे हैं। उस नई टेक्निक का आनंद प्रिंट मेकर ले रहे हैं कि मिट्टी के ब्लॉक के क्रैक्स को कैसे एक्सप्लोर किया। उसमें कुछ कलाकार, अभी मैं अमेरिका में था तो मैंने देखा वो भी मिट्टी के ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, पर उनका तरीका थोड़ा अलग है। मैंने पूरी तरह से भारतीय छापा कला पद्धति को अपनाया, रबिंग प्रोसेस को अपनाया। बिना मशीन के मैंने बड़े बड़े आकार के छापा चित्र बनाए और मुझे प्रसन्नता है मेरे विद्यार्थी आज मुझसे बहुत आगे हैं। शायद ये एक शिक्षक का इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं हो सकता
कि उसके विद्यार्थी उससे आगे चले जाए। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे समर्पित विद्यार्थी आज छापा कलाम को अपनी तरह से, अपने अंदाज में अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं भी अनवरत छापा कला के वर्कशॉप, सेमिनार, डिमॉन्स्ट्रेशन, स्लाइड शो निरंतर भारत के विभिन्न कला महाविद्यालयों में, कला संस्थाओं में करता आ रहा हूँ। उनको साथ जब डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ तो मुझे बड़ा सुख मिलता है, एक आत्मिक शांति मिलती है कि छापा कला में एक आहुति, इस पवित्र यज्ञ में एक आहुति मैंने भी डाली। इस तरह से निरंतर छापा कला माध्यम में काम करते करते मुझे नहीं मालूम मैं कहां तक पहुंचा हूं। मैं अनवरत बनाता रहता हूं। अंत में मेरी कविता की 4 पंक्तियां आप आनंद लीजिए। एक चित्र का है, बड़ी सी सफेद चादर, बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी खोज रही है सफेद चीनी का दाना, दौड़ रही है दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बना रही है आकृतियां और रेखाएं, न जिनका कोई अर्थ है न अस्तित्व, बस सुख ले रही है सफेद में सफेद को खोजने का। मित्रों, एक कलाकार का शायद यही सुख होता है कि वो समाज को आदर्श समाज बनाने के लिए अनवरत रचता रहता है, समाज के सौंदर्य बोध को विकसित करता रहता है, जिससे समाज में नए तरह से देखने की प्रवृत्ति जागृत हो, जिससे हर क्षेत्र में हम एक चिंतन, एक नई सोच के साथ डेवलप कर सकें। हिंदी के वरिष्ठ कवि अरुण कमल जी की अंत में 4 लाइन है। अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, और सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। मित्रों, कलाकार की धार ही होती है जो उसे भीड़ से अलग खड़ा करती है, और वो धार उसके साधना, निरंतर चिंतन मनन के कारण वो धार और तेज होती जाती है और एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। उड़ान संस्था को बधाई। मित्रों, उड़ान पंखों से नहीं होती, उड़ान पंखों से नहीं होती, उड़ान हिम्मत से होती है, ताकत से होती है। और मैं देख रहा हूं उड़ान के सारे सदस्य कितना डेडिकेटेड हैं, इनके पास उत्साह है, एक समाज को बदलने की प्रक्रिया है। ये कहा जाता है कि कला समाज को बदल देती है। मित्रों, कला समाज को बदल नहीं सकती, पर बदलाव के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। उस पृष्ठभूमि पर देश में एक बदलाव आता है, और वो बदलाव एक नए तरह से हमको सारे देशों में से अलग खड़ा करता है। हम भारतीय संस्कृति पर आधारित, भारतीय कला दृष्टि पर आधारित कला सृजन करते हैं, ललित कलाओं से जुड़े हैं, चाहे वो नाटक हो, नृत्य हो, संगीत हो। ये सारे माध्यम एक हैं, इनका उद्देश्य भी एक है। संयोग से ईश्वर ने मुझे विजुअल आर्ट से जोड़ दिया, वही मेरी सेवा है, और शायद मैं इसे ईश्वरीय कार्य समझकर करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं एक मिनट
आपका और लूंगा। मैं अपने स्टूडियो में कुछ चित्र आपको दिखाऊंगा जो मैंने कोरोना पीरियड के दरमियान रचे हैं, बसे हैं। आइए मेरे स्टूडियो की तरफ। मित्रों, ये मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है जहां मैं रचता बसता रहता हूं। इस कोरोना के काल में मैं खाली काले रंग से बात शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि काला रंग एक चिड़िया है जो चाइना से उड़कर आई है, जिसकी लाल चोंच है। ये एक कलाकृति पेंटिंग है, क्योंकि प्रिंट का सामग्री मेरे पास खत्म हो गई बंधुओं, इसलिए मैं पेंटिंग करने लगा। ये मेरी लाल चोंच की चिड़िया। ये मेरे छोटे छापा चित्र हैं। ये आप देखेंगे इस चिड़िया के पेट में कितने लोग समा गए। हम प्रकृति से अलग हट गए। शायद यही कारण है कि आज ये जो कष्ट के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका मेन कारण है प्राकृतिक असंतुलन। ये इस कोरोना काल में जो सूरज था वो काला हो गया, पर उसमें एक सफेद बिंदु आशा का हमारे सामने है। मुझे लगता है कि कोरोना रक्त बीज की तरह है। एक से कितने लोगों को इन्फेक्शन लगता है। ऐसे समय में मां काली का आना बहुत आवश्यक है। ये मेरा एक बड़ा स्क्रॉल है। इस प्रकार ये हुई चित्र। मित्रों, मैं कुछ ब्लॉग दिखा दूं छोटे छोटे। ऐसे मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाता हूं और उनको मैं इंक लगाकर कागज पर रिप्रोड्यूस करता हूं। ये भी एक नया टेक्निक है। सनबोर्ड को उकेर कर मैं ब्लॉग बनाता हूं और इन पर इंक लगाकर एक नया आनंद लेता हूं। मित्रों, मेरे रचना संसार की एक अलग दुनिया है, अलग तरह का आनंद है। आप लोगों का बहुत समय मैंने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ान के लिए आभार और बहल साहब को बधाई। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पढ़ाई कर रही है, ड्राइंग कर रही है, दिखा दी क्या क्या बनाया है। इस वक्तव्य से हम सभी लाभान्वित हुए हैं और आपने सच में सच कहा कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से और हिम्मत से ही होती है।
अब हमारे बीच सौभाग्य का विषय है कि श्री भारत भूषण जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। भाई साहब हमेशा युवाओं को मोटिवेट करते हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इस वर्कशॉप में देश के विभिन्न भागों से अलग अलग उम्र के युवा यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम सभी का मार्गदर्शन के लिए। वास्तव में आदरणीय श्याम जी के बोलने के बाद में कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज न केवल उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि प्रत्यक्ष उनकी कला को देखने का भी हमको सौभाग्य मिला है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि शब्द नहीं बोलते, जीवन बोलता है। तो श्याम जी का तो पूरा जीवन ही कला के लिए समर्पित है, और उनकी विनम्रता हमने देखी है कि किस प्रकार से उन्होंने कई बार कहा कि मैं कला का विद्यार्थी हूँ, छापा कला का विद्यार्थी हूँ। इतने महान कलाकार की ये विनम्रता देखकर वास्तव में भारतवर्ष में ये अद्भुत बात है। और ये कहते भी हैं कि जो जितना वृक्ष फलदार होता है उतना ही अधिक झुकता है। तो मैं आदरणीय श्याम जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आज प्रत्यक्ष उनके दर्शन हुए, उनकी वाणी सुनने को मिली, उनका कार्य देखने को मिला। मैं याद कर रहा था कि एक शब्द से पूरा जीवन बदल जाता है। कैसे एक उच्छृंखल सा लड़का, वो मदन लाल ढींगरा, इंग्लैंड के अंदर कैसा वो केवल बाल सजाने में लगा रहता था, केवल अपनी सजा में लगा रहता था, और स्वतंत्र वीर सावरकर ने उसको एक शब्द कहा तो उसके जीवन की दिशा बदल गई। तो मेरे को लगता है कि आदरणीय श्याम जी ने आज जो कुछ कहा है वो हमारे बहुत सारे नए उभरते हुए कलाकारों को जीवन की एक नई दिशा देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उड़ान ने हम सबको ये अवसर दिया है कि आप जैसे मूर्धन्य कलाकार के विचार हमको सुनने को मिले। और मेरे को आशा है कि जो आपने कहा है कि आपके छात्र आपसे और आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है जो आज इस वर्कशॉप के अंदर 100 से अधिक छात्र हैं, वो निश्चित ही आपके विचारों से लाभान्वित होंगे और उनको जीवन की एक नई दिशा प्राप्त होगी। अब मैं तो न तो कला का छात्र हूँ, ना ही कला का जानकार हूँ, लेकिन जो कुछ श्याम जी से लिखे और आदरणीय विजय वहल जी से लिखे महान लोगों से सुनता रहता हूँ, तो मेरे को लगता है कि एक कलाकार के नाते हमारी कुछ भूमिका है, एक कला के विद्यार्थी के नाते। और आज का जैसा समय बहुत संकट का काल चल रहा है, तो उसमें भी हमको अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, केवल 2-3 घटनाओं की चर्चा आपसे करूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध छायाकार, फोटोग्राफर, उनकी एक घटना सुनाना चाहता हूँ। वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, और उन्होंने जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका तो एक देश है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसकी गरीबी के बारे में सुना था। वहां पर जो रहने वाले काले लोग हैं, उनके सारे कष्टों को उन्होंने शायद देखा भी था। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं वहां जाकर उसको देखूं और उसके कुछ चित्र लूं। तो वो सूडान में गए और उन्होंने वहां पर देखा कि बहुत गरीबी है, भूखमरी है, अकाल पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं। तो उसका एक चित्र उनको वहां पर खींचने का सौभाग्य मिला, जिसको बाद में पुलित्जर अवार्ड मिला। पुलित्जर एक बहुत ही प्रसिद्ध फोटोग्राफी का अवार्ड है। तो लेकिन उस चित्र की जो कहानी थी वो दुनिया के सामने आई कि एक बच्ची है जो बिल्कुल भूख से एकदम व्याकुल है, और वो जा रही है भोजन की तलाश में, और वो रास्ते में भूख से गिर जाती है। और एक चील वहां पर, वल्चर, वो वहां पर आती है और आकर वो इंतजार करती है कि जैसे ही बच्ची पूरी तरह गिरेगी और मैं उस पर झपट कर उसको खा लूंगी। तो बाद में इस फोटोग्राफर ने लिखा कि मैं 20 मिनट तक इंतजार करता रहा कि कब वो वल्चर, कब वो चील अपने पंख फड़फड़ाएगी और कब मैं वो चित्र लूंगा। तो बाद में कुछ लोगों ने पूछा, इस चित्र को बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स, संडे गार्जियन और बहुत सारे बड़े बड़े समाचार पत्रों पे फ्रंट पेज पे छापा गया
और इसी चित्र के कारण से उस कलाकार को पुलित्जर अवार्ड मिला। तो बाद में कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि वहां पर कितने वल्चर्स थे, यानी जो मरे हुए को या कमजोर जीव को खा जाते हैं, ऐसे कितने वल्चर्स थे। तो कुछ लोगों ने कहा वहां एक नहीं 2 वल्चर्स थे। यानी कलाकार की एक भूमिका एक मनुष्य के नाते भी है, केवल समाज के कष्टों का, दुखों का, उसके लिए अवसर की प्रतीक्षा करना, ये इस हद तक जब कला जाती है वो हमको आज के संकट के काल में समझ में आता है। हम अपने देश में भी देखते हैं, एक बहुत अच्छी कलाकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के लाखों रीट्वीट हुए। उसका नाम है तापसी पन्नू। उन्होंने जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी व्यथा को दिखाया है और उसका नाम भी उन्होंने दिया कि हम परदेसी हैं लेकिन क्या हम भी भारतवासी हैं। तो उनमें उन कष्टों को दिखाया है, किस प्रकार से माइग्रेंट लेबर्स जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको कष्ट हो रहा है। और कुछ लोगों ने उस पर और कविताएं भी लिखी हैं, सब याद रखा जाएगा। लेकिन इस बीच में एक कलाकार और भी है, उनका नाम है सोनू सूद। उन्होंने केवल उस कला का, उस व्यथा का, उस कष्ट का और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए उपयोग नहीं किया, उन्होंने वास्तव में उनकी मदद की। और जैसा समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है, लगभग 2 फ्लाइट्स उन्होंने पूरी अपने खर्चे से बुक की और उन माइग्रेंट लेबर्स को, उन मजदूरों को उन्होंने घर पहुंचाया। तो ये भी एक कलाकार की भूमिका है। यानी हम समाज के कष्टों को दिखाते हैं, हम समाज के कष्टों का चित्रण करते हैं, या हम समाज के कष्टों को दूर करने के लिए भी प्रयत्न करते हैं। तो दुर्भाग्य से कुछ अपने देश के अंदर ऐसे वर्ग हैं जो शायद इस अवसर का भी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि एक भारत का, सशक्त भारत का, उभरते हुए भारत का इस सारे कोरोना काल के अंदर और किस प्रकार से भारतवर्ष ने सामना किया, कैसे समाज उठ के खड़ा हुआ, कैसे बहुत सारे लाखों लोग आगे आए और कष्ट में पड़े हुए दुखी लोगों की मदद की उन्होंने, लाखों भोजन के पैकेट बांटे और सब प्रकार से गरीबों की सहायता की। और किस प्रकार से कला के क्षेत्र के अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आदरणीय श्याम जी ने भी उसका एक अच्छा चित्रण किया है। अब श्याम जी की आयु देखिए और उन्होंने इस आयु के अंदर भी एक कलाकार किस प्रकार से समाज के लिए योगदान करता है, अपने देश के लिए योगदान करता है, तो उन्होंने उसका सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने बताया कि उनके पास कला के सारे साधन बहुत सीमित थे और रंग खत्म हो गए, तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने सुंदर चित्र अपने घर के अंदर बैठ के बनाए। और जो लाल लंबी चोंच वाली चिड़िया है वो चाइना को दिखाती है, ड्रैगन को दिखाती है। तो हम भी अपने देश का कैसा चित्रण करना चाहते हैं? अपने देश के ऊपर जो आक्रमण करने वाली ताकतें हैं उनको जवाब देने के लिए कलाकार ने और हिम्मत नहीं हारी और उस दौरान में भी आदरणीय श्याम जी ने उसका चित्र बनाया। तो ये दोनों पक्ष हैं कला के, हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, मेरे को लगता है उसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। एक पॉजिटिव फोर्सेस हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, या एक देश का चित्रण इस प्रकार से करने वाले लोग हैं। और अभी आगे का जो आने वाला समय है वो हमारे देश को आगे बढ़ना है, बहुत अवसर हैं अपने देश के सामने। एक चुनौती का समय आया है, अभी कुछ दिन बाद लगता है ये चुनौती का समय निकल जाएगा और अपना देश वास्तव में जिसको हम कल्पना करते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, ये रहा भी है। वो फिर जितने भी इसके लिए आवश्यकता है जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, उस क्षेत्र में सब लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक समय था जब कला जगत के कुछ लोगों ने एक गीत बनाया था, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम बचपन से इस गीत को गाते गाते बड़े हुए, लेकिन उस गीत के जो बोल थे उसमें जो भाव, आज उसको एनालाइज करते हैं कि क्या सब कुछ इंपोर्ट होता था क्या इस देश के अंदर। तो कला क्या दिखाती है, क्या बताती है, तो आज की जो वास्तविकता है और आज की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से कला के क्षेत्र के जो लोग हैं, हम जो विद्यार्थी हैं, हम जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे को लगता है कि अपने देश के प्रति
हमारा जो उत्तरदायित्व है उसको हम समझें, और उड़ान इसी तरह से सब लोगों को प्रेरित कर रहा है कि हम कला के क्षेत्र में तो आगे बढ़े ही, समाज और देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको भी हम निभाएं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अगले 14 दिन के अंदर हमको अपने देश के बहुत श्रेष्ठ कलाकारों का सानिध्य प्राप्त होने वाला है। आदरणीय श्याम जी जैसे आए वो तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, बहुत विशाल व्यक्तित्व है उनका। ऐसे और भी बहुत सारे कला क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमारे बीच में आने वाले हैं। हम उनसे सीखेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। आदरणीय विजय जी के मार्गदर्शन में ये 14 दिन की वर्कशॉप चलेगी। साथ ही साथ जो उड़ान का एक उद्देश्य है कि हम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने देश और समाज के लिए जो भी हम कुछ कर सकते हैं उस दृष्टि से विचार करेंगे। और व्यक्तिगत जीवन में भी अभी जो सारा संकट का समय है उसमें बहुत सारे कला क्षेत्र के लोग भी बहुत कष्ट में हैं। हम जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा बहुत कष्टदायक है, लेकिन इस तरह से विश्वास तोड़ने से, इस तरह आत्मविश्वास दिखाने से काम नहीं चलेगा। सदा प्रसन्न रहना होगा। अगर आप कभी पढ़ेंगे, एक निकोलस वुजिकिक की एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी। ये ऑस्ट्रेलिया का एक बच्चा था जिसके ना बाजू थे ना पांव थे, वो बिल्कुल ना चल सकता है ना कुछ चीज पकड़ सकता है। तो आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर है। वो अपनी जीवन की कहानी में कहता है कि मैं जब छोटा था मेरे को मेरी माँ प्रैम के अंदर डाल के एक बारी मार्केट में लेके गई, तो एक बच्चा वो शायद जूते की दुकान पर अपनी माँ से जिद कर रहा था कि माँ मेरे को जूता चाहिए। तो वो माँ उसको कह रही थी कि मैं आज नहीं खरीद के दे सकती हूँ। तो इस बीच में ये जो निकोलस वुजिकिक था इसकी तरफ उस बच्चे ने देखा, तो निकोलस ने उसको स्माइल दी। तो उसकी माँ ने उसको कहा, देखो तुम जूते के लिए जिद कर रहे हो, उसके पास तो पाँव भी नहीं है। तो निकोलस कहते हैं कि उसी दिन से मैंने निश्चय किया था कि मैं दुनिया में स्माइल बिखेरूंगा और सबको प्रसन्नता दूंगा। तो उसके बाद वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। आज की तारीख में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। हमको तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हमको बहुत अच्छा परिवार दिया है, और मेरे को लगता है सबको अच्छे साधन भी दिए हैं, तभी हम मोबाइल पे कनेक्टेड हैं, हमारे पास इंटरनेट है, यानी हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस समय कष्ट में हैं। तो मेरे को लगता है हमको प्रसन्न रहना चाहिए, और आगे बहुत अच्छा समय आने वाला है। अभी थोड़ा बहुत हो सकता है हमारे परिवार में कष्ट हो, हमको कष्ट हो, लेकिन इसके कारण से मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय श्याम जी ने एक कविता सुनाई थी, मेरे को लगता है अंत में मैं भी आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा। ये कविता मैंने अभी, उसमें एक व्यक्ति लिखता है कि किसी ने मुझसे कहा बेवजह ही खुश क्यों हो, मैंने कहा हर वक्त दुखी भी क्यों रहूं। उसने कहा जीवन में बहुत गम है, मैंने कहा गौर से देखो खुशियां भी कहाँ कम है। उसने तंज किया, यानी सटायर किया, ज्यादा हंस मत नजर लग जाएगी। मैंने ठहाका बोला हंसमुख है, हंसमुख हूं फिसल जाएगी। उसने कहा नहीं होता क्या कभी कभी तनाव, मैंने जवाब दिया ऐसा तो मैंने कहा नहीं। उसकी हैरानी बोली फिर भी ये हंसी, मैंने कहा डाल ली है आदत हर घड़ी मुस्कुराने की। उसने फिर तंज किया अच्छा बनावटी हंसी, इसलिए परेशानी दिखती नहीं। मैंने कहा अटूट विश्वास है प्रभु मेरे साथ है, फिर चिंता परेशानी की क्या औकात है। कोई मुझसे मैं दुखी हूं सुनने को बेताब था, इसलिए प्रश्नों का सिलसिला भी बेहिसाब था। उसने कहा कभी तो छलकते होंगे आंसू, मैंने कहा अपनी मुस्कुराहटों से बांध लेता हूं। अपनी हंसी कम पड़े तो कुछ और लोगों को हंसा देता हूं, कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीद जगा देता हूं। ये मेरी मुस्कुराहटें दुआएं हैं उन सबकी जिन्हें मैंने तब बांटा जब मेरे पास भी कमी थी। तो मेरे को लगता है कि आज के इस मायूसी वाले काल में, और बहुत चारों तरफ देखते हैं तो एक निराशा दिखती है, टीवी खोलो तो उसके अंदर शायद नकारात्मक समाचार ही आते हैं। तो
एक तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इन नकारात्मक समाचारों से, इन नकारात्मक कलाकारों से, इनकी कृतियों से दूर रहें। आदरणीय श्याम जी, आदरणीय विजय बहल जी और उड़ान से जुड़े हुए जो लोग हैं बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ आपको सिवाय पॉजिटिविटी के कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर आए। एक शुरू में प्रेरणा जी ने कहा था कि आप सबसे निवेदन है कि इसकी कंटिन्यूटी बना के रखें, तो ये कंटिन्यूटी आपके अपने लिए है। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो इस वर्कशॉप में भी नियमित रहें और उड़ान में भी नियमित रूप से जुड़ें। मैं निश्चित रूप से विश्वास से कह सकता हूं, जो आदरणीय श्याम जी ने कहा है कि कला क्षेत्र के विद्यार्थी आप जो सामने बैठे हैं निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में भी, अपने परिवार को भी और उड़ान को भी एक ऊंचा नाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपका उद्बोधन तो हमने कई बार सुना है, लेकिन कविता सुनने का अवसर ये पहली बार मिला है। अब मैं वैसे से आग्रह करूंगी कि सर आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में क्या होने वाला है उसके विषय में बताएं आप, और जो भी आप असाइनमेंट देना चाहें हमारे पार्टिसिपेंट्स को वो है। सर आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए। ऑडियो सर, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ, भारत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भारत जी उद्बोधन दे रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज का दिन कुछ अच्छा ही जाने गया है। श्याम शर्मा जी का ज्ञान और भारत जी का ध्यान, ये दोनों ही आज के दिन के लिए बड़े उत्कृष्ट रहे। भारत जी की बात तो वो सुनी और दिल तक उतरने वाली रही। श्याम शर्मा जी ने जो बताया है उसको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। उन्होंने दो बातें जो छापा कला के बारे में बताई हैं, उन्होंने अपना खैर जितना भी उन्होंने बताया छापा कला और कला के बारे में, मैं समझता हूँ दो बातें जो उन्होंने करी हैं जो सारे लोग सुन रहे हैं उनके लिए जरूरी हैं। एक तो उन्होंने बताया कि जब कहीं पहाड़ों में पुराने समय में कोई वृद्ध सज्जन कहीं जाता था, उसको हाथ को रख करके पत्थर पर और ऊपर से कोई फल जो खा करके उसकी जो लुगदी बनती थी उसको फूंक देते थे तो वो बन जाता था उसका हाथ, और उसके चारों तरफ कलर। सर आपकी वॉइस आ गई, अब आ गई। घर में जब बहू आती है तो वह अल्पना लगा, घर में अलता लगा करके और छापते थे, तो जो उसका हाथ होता था उसका चित्र रंग से भरता था और बाकी सब सफेद रहता था। तो छापा कला की दो चीजें देखी आपने। एक तो आप कोई अगर कागज पर कटिंग बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, उसको कैंची से निकाल लेते हैं, उसको कागज पर रख करके ऊपर से रंग की फुहार मारते हैं, तो वो जो ड्राइंग होगी वो सफेद होगी, और जब उसी ड्राइंग को कलर करके कागज पर प्रेस करते हैं तो वो कलरफुल होगी। छापा का ये दो जो सिद्धांत, यही सिद्धांत है, वही छापा कला विकसित होती चली गई, जिसको श्याम शर्मा जी ने आज तक लाए हैं और आगे भी दिखाते रहे, जैसा उनके छात्र भी आगे जा रहे हैं। लेकिन बेसिक चीज यही है कि छापा कला में जो चित्र है उसमें कलर भरा जाए या चित्र को सफेद रखा जाए, बाकी जगह कलर भरा जाए। हम अगला प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हम आपको कोई भ्रम में नहीं रखना चाहते। अगले 2 दिन तक जब तक कोई कार्यक्रम होता है उस तक आपके पास पूरा समय है आज की छापा कला जो उन्होंने बताई है इसको अपने तरीके से विकसित करके चित्रित करने का। आपका असाइनमेंट आज का यही है कि अगले प्रोग्राम तक आप इस छापा कला के तरीकों को अपने हिसाब से कैसे रख सकते हैं वो करें। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूंगा। आपने ब्लॉक देखे होंगे, जैसा इन्होंने भी बोला था कि बोर्ड को हम उसमें से एचिंग करके उसमें से कुछ निकाल करके एक डिजाइन बनाते हैं। आप दूसरी तरफ से देखें कि किसी लकड़ी के फट्टे पर या मोटे हार्डबोर्ड के ऊपर आप फेविकोल लगाएं, डिजाइन बनाए पहले, उसके ऊपर फेविकोल लगाएं और वो जो डिजाइन बनी है उसके ऊपर मोटा धागा या मोटी सुतली को चिपकाते चले जाएं। काम टेडियस है, लेकिन आप अगर कर पाएंगे तो आप देखेंगे जो फेविकोल लगा हुआ है उसके नीचे जो डिजाइन थी उसके ऊपर आपने जो धागा, मोटा या मोटी सुतली, प्लास्टिक की सुतली नहीं, या तो सन की सुतली आती है या मोटा धागा,
उस डिजाइन के ऊपर आप चिपकाते चले जाएं, और उसके बाद सूखने के बाद एक कोट उसके ऊपर भी अगर आप कर देते हैं फेविकोल का पतला पानी में घोलने के बाद, तो वो डिजाइन जो धागे से बनी हुई वो फिक्स हो जाएगी। और फिर आप देखिए कि उसको आप रंग में डुबोएं, रंग में जो डिजाइन बनी है उसको रंग लगाएं, और फिर उसको किसी कागज पे आप प्रेस करेंगे तो ये छापा कला का नेक्स्ट एडवांस स्टेज आ जाएगी। मैंने आपको ये 3 सिद्धांत बताए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर अगले कार्यक्रम तक आप जो कुछ भी बनाएंगे उसका चित्र आपको जो फोन नंबर दिया जाएगा उस पर आप बना भेजेंगे, और फिर बाद में उनसे सेलेक्ट करने के बाद, जैसा हमने बताया है कि हम ऑनलाइन एग्जीबिशन भी करने वाले हैं, उस सेलेक्टेड चित्रों की ऑनलाइन एग्जीबिशन भी करेंगे। तो अगले कार्यक्रम तक आपके लिए ये ग्रह का छापा कला को विकसित करें और उसको उस पर काम करें। आज का हमारा इतना ही कहना है। भारत जी को बहुत बहुत धन्यवाद उद्बोधन के लिए, और श्याम शर्मा जी का तो क्या कहना है, बस सबका धन्यवाद। और मंजरी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा दीपक जी से आगे रहेगा कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें आगे। नमस्कार सभी को, और हम आज के इस वर्कशॉप के अंतिम क्लास में हैं, और मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा आज श्रीमान भारत भूषण जी, श्रीमान श्याम शर्मा जी, श्रीमान बहल जी, अनुपम भटनागर जी, स्मित मलूजा जी, प्रेरणा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जितने हमारे उड़ान के जितने सहयोगी इस कॉल पे हैं, आज के इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और उसके साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स में लगभग 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं हमारे अगले कॉल में आप दोबारा हमसे मिलने वाले हैं, तो इसी उम्मीद के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपको अगले डेट की जो सूचना है, अगले वर्कशॉप की सूचना है, आपको अभी आ जाएगी। और दीपक जी, ये चित्र किस नंबर पर भेजेंगे, इनको जरा बताना होगा क्या आज? वो मंजरी जी ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर लेंगे सर अपने। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पहला सेशन था, उद्घाटन सत्र था, जो आज यहीं पर हमारा संपन्न होता है। अगले सेशन से आप लोगों को डिफरेंट टास्क मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो आप लोगों को पूरे करने हैं। सर्टिफिकेट हम उन्हीं को देने वाले हैं जो सभी सत्रों में हमारे उपस्थित रहेंगे। और आगे की सूचना आपके मेल पर जो लिंक है, जूम का लिंक है, वो आपके मेल पर आपको मिल जाएगा हर सत्र का। आप सभी का इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न कोने से आप सभी लोग आए हैं, सभी प्रोफेसर, सभी आर्टिस्ट, सभी स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, जो सीखे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।